एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं वो है स्टॉक का मतलब, स्टॉक किसे कहते हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर चीज़ को कंसिडर करना है और उसी अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करते चलना है। तो स्टॉक का एक और नाम होता है, सबसे पहले तो आपको वो जानना ज़रूरी है कि वो नाम क्या है। तो स्टॉक का जो एक और नाम है वो क्या है, वो है इन्वेंट्री। क्या नाम है? इन्वेंट्री। स्टॉक को गाइस हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है। उसके बाद स्टॉक होता क्या है, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद द बिजनेस। एक पर्टिकुलर बिजनेस है, जिस भी चीज़ का बिजनेस है उस बिजनेस के पास जो भी गुड्स पड़ी हुई है अनसोल्ड, मतलब जो उसने अभी तक बेची नहीं है। कोई भी बिजनेस होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर गुड में डील कर रहा होता है, कोई ना कोई गुड्स में वो डीलिंग कर रहा होता है। तो जिन गुड्स में वो डीलिंग कर रहा है उनमें से जो भी गुड्स उसके पास अनसोल्ड पड़ी हैं, मतलब जिसमें उसने अभी तक डीलिंग नहीं की है, उन गुड्स की जो वैल्यू होती है, उन गुड्स की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं स्टॉक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक किसे कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक बोलिए या इन्वेंट्री बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये थी हमारी पहली बात। सेकेंड बात ये आती है कि स्टॉक में हमारी दो मेजर टाइप्स होते हैं, और वो दो मेजर टाइप कौन कौन से हैं। एक हमारे पास होता है गाइस ओपनिंग स्टॉक, and the second one is क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक एंड द सेकंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक है कि क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमें कैसे पता चलता है। सी गाइस, हमारे पास एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसके ड्यूरिंग हुई जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है एट द एंड ऑफ ईयर। उस पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। वो जो जनरली पीरियड होता है वो होता है 12 मंथ्स का। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड करता है 31 मार्च पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021, ये जो पीरियड होगा इसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। तो इस पीरियड में जब ये पीरियड स्टार्ट होगा, दैट मीन्स 1 अप्रैल को बिजनेस के पास जितनी भी गुड्स अनसोल्ड पड़ी हुई हैं, इस पर्टिकुलर डेट पर 1 अप्रैल 2020 को जितनी भी बिजनेस के पास गुड्स अनसोल्ड पड़ी हैं, गुड्स मतलब वो सामान जिसमें बिजनेस डीलिंग कर रहा है, वो जितनी भी अनसोल्ड है उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू होगी। बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। जितनी भी गुड्स है उनकी जो वैल्यू है वो कंपनी का या बिजनेस का क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ओपनिंग स्टॉक, जो कि एट द स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में गुड्स अनसोल्ड पड़ी है बिजनेस के पास उसे बोलेंगे ओपनिंग। और जो एट द एंड ऑफ ईयर मतलब 31 मार्च 2021 को जो बिजनेस के पास गुड्स अनसोल्ड पड़ी होंगी उनकी वैल्यू को एज अ क्लोजिंग स्टॉक रेफर किया जाएगा। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। आगे थोड़ा और डिटेल में देखिए, जैसा जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? Opening stock refers to the value of those goods which are lying unsold with the business at the beginning. This point is to be noted. क्या बोल रहे हैं? Beginning, जो कि साल के स्टार्टिंग में गुड्स पड़ी हुई थी, उनकी जो वैल्यू है वो कहलाती है ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक क्या है? It refers to the value of those goods which are lying unsold with the business at the end. ये क्या लिखा हुआ है? एंड, कि साल के एंड पर, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो पड़ी होंगी बिजनेस के पास गुड्स अनसोल्ड, उनकी वैल्यू को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमारे पास जो है
एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास एक स्टेशनरी शॉप है, एक स्टेशनरी शॉप है, वो अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। तो उस जब उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स 1 अप्रैल को, एक पर्टिकुलर ईयर के 1 अप्रैल को उसके पास ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। उसके पास बुक्स थी जिसकी वैल्यू क्या थी? जिसकी वैल्यू, ये क्वांटिटी नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये रुपीज़ में बता रखा है मैंने, रुपीज़। 1000 रुपये की बुक्स उसके पास पड़ी थी, 500 रुपये की नोटबुक्स, 500 रुपीज़ की नोटबुक्स उसके पास पड़ी थी। क्वांटिटीज़ में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर एक नोटबुक का प्राइस 50 रुपीज़ है तो उसके पास कितनी नोटबुक्स हुई? 100। ये 100 हुई क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पर क्या है? 50 है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 500। इसी तरह सबकी क्वांटिटी इंटू प्राइस करके जो वैल्यू आती है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं। 1000 की बुक्स थी स्टेशनरी शॉप के पास, नोटबुक्स थी 500 की, पेन थे 550 के और पेंसिल बॉक्स थे उसके पास 780 रुपीज़ के। टोटल जो वैल्यू थी अनसोल्ड गुड्स की, जो कि एट द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो थी वो इतनी थी, ठीक है। तो ये टोटल करके जो आएगा वो कहलाएगा कंपनी का ओपनिंग स्टॉक। बुक्स में एंट्री करेंगे ओपनिंग स्टॉक की तो वहाँ पर जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो क्या की जाएगी? 1000 प्लस 500 प्लस 550 प्लस 780, जो अमाउंट आएगी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और पॉइंट यहाँ पर क्या नोट करना है कि ये मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। वैल्यू मतलब क्वांटिटी इनटू यूनिट पर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर 100 नोटबुक्स थी तो एक नोटबुक का प्राइस अगर 50 है तो 50, सॉरी ये तो गलत हो गया, 50 इंटू 10, अगर 50 एक का है प्राइस तो 10 क्वांटिटी, 50 इंटू 10, 500 का वैल्यू आ जाता है नोटबुक्स का। कि 10 नोटबुक्स थी, एक नोटबुक का प्राइस 50, तो 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 का प्राइस था। टोटल वैल्यू थी उन नोटबुक्स की जो बिजनेस के पास, उस स्टेशनरी शॉप के ओनर के पास एट द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड रखी हुई थी, ठीक है। तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी हो सकता है। ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी किया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड भी किया जाता है गुड्स को। फॉर एग्जांपल जो 1000 वैल्यू की बुक्स उसके पास थी, उस स्टेशनरी शॉप के ओनर के पास थी, उसमें से उस बिजनेसमैन ने क्या किया? 800 रुपीज़ की बुक्स को उसने सोल्ड कर दिया। जिनकी वैल्यू 800 थी उतनी बुक्स को उसने सोल्ड कर दिया और दूसरी बुक्स को परचेज किया जिनकी वैल्यू 120 थी, ठीक है। 800 की वैल्यू वाली बुक्स को उसने सोल्ड किया और 120 की वैल्यू वाली बुक्स को उसने परचेज किया। उसी तरह नोटबुक्स में क्या किया? 500 वैल्यू की उसके पास नोटबुक्स थी एट द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया? 450 जिसकी वैल्यू थी उसे सॉल्व किया और परचेज उसने कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पर 500 जिसकी वैल्यू थी उन्हें सॉल्व किया, 250 वाली को उसने परचेज किया, 750 वाले को उसने सॉल्व किया और 170 को उसने परचेज किया। ये वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास है और ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया है उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक पता चलता है। जैसे 1000 वैल्यू की बुक्स आपके पास एट द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड थी, उसके बाद आपने क्या किया? 800 वैल्यू की बुक्स को आपने सोल्ड किया। दैट मीन्स 1000 माइनस 800, क्योंकि ये चली गई, जिसकी वैल्यू 800 थी उतनी बुक्स आपने सोल्ड कर दी और आपने परचेज कितनी की? जिनकी वैल्यू 120 थी वो आपने ले आए। तो 1000 माइनस 800 प्लस 120 कितना आया? 320, 320। तो ये होगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। इसी तरह इन तीनों केसेस में भी कैलकुलेट करेंगे और जो फिर बाद में टोटल आएगा वो हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर फटाफट से बता देती हूँ, 500 स्टार्टिंग में थी, 450 आपने सोल्ड कर दी, 500 माइनस 450 और आपने परचेज तो कुछ किया ही नहीं, तो बस 50 रुपीज़ जो है क्या हो गई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। नोटबुक्स के केस में, पेन के केस में अगर देखें तो 550 पहले स्टार्टिंग में थी, उसके बाद 500 सोल्ड की और 250 वैल्यू की जो आपकी पेन थे वो आपने परचेज किए। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर? 300 रुपीज़।
कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, सिर्फ कंसेप्ट को सीखो। ठीक है, 780 यहाँ पर क्या था, पेंसिल बॉक्स की वैल्यू थी स्टार्टिंग में अकाउंटिंग पीरियड की। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, 750 जो वैल्यू थी पेंसिल बॉक्स की, उतने पेंसिल बॉक्स को उसने सेल किया जिनकी वैल्यू 750 थी, और परचेज कितने बॉक्सेस को किया जिनकी वैल्यू 170 थी। तो 780 माइनस 750 प्लस 170 कितना हो जाएगा, ये हो गया 200 रुपीज़। तो इस तरह से निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, ये मैंने ऊपर से आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया है। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखना और आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो मुझसे। ठीक है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको आधा कंसेप्ट बताया, अभी और भी आपको जानना है। उसके बाद अब आपको क्या जानना है, ये स्टेशनरी शॉप वाला जो था, इसने क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग की, नहीं की ना, इसने पीछे से बना बनाया सामान खरीदा, पीछे से बनी बनाई बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, जो भी डिफरेंट स्टेशनरी का सामान होता है सब उसने बना बनाया खरीदा और आगे भी बना बनाया ही बेच दिया। उसने कोई उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की है, उसने खुद कोई उसके ऊपर मशीन्स के थ्रू या लेबर के थ्रू कोई काम नहीं किया है। उसने जैसा खरीदा था सिर्फ वैसा ही आगे बेच दिया है। उसने क्या किया, सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस अगर एक ट्रेडिंग फर्म है तो उसमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक क्या हो सकता है। अब हम यही कंसेप्ट देखेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग फर्म। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्टॉक कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के केस में वो 3 तरह का हो सकता है। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं गाइज हमारे पास। पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड हमारे पास होता है फिनिश्ड स्टॉक। क्या होता है थर्ड, फिनिश स्टॉक। तो ये 3 होते हैं हमारे पास टाइप, किसके, स्टॉक के, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ये 3 टाइप्स हमारे पास होते हैं स्टॉक के। अब बात आती है रॉ मटेरियल किसे बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस किसे बोलते हैं, फिनिश्ड स्टॉक किसे बोला जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म का ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये सब क्लियर हो जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म जिसका मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ वो है एक शुगर फैक्ट्री। क्या है, एक शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री, ये शुगर फैक्ट्री क्या करती है, शुगर को मैन्युफैक्चर करती है। शुगर कैसे मैन्युफैक्चर होता है, शुगर केन से मैन्युफैक्चर होता है, राइट। तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया जाता है इस फैक्ट्री में। क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सबसे पहले परचेज किया जाता है शुगर केन को, क्या हो गया मेरी स्पेलिंग्स को, ठीक है, सबसे पहले शुगर केन को परचेज किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको क्रश किया जाएगा, इस शुगर को क्रश किया जाएगा ताकि इसमें से जो जूस है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। फिर उसकी फिल्टरिंग होगी, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, राइट। क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे ना, तो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होगी। उसके बाद कहीं जाकर हमारा फिनिश जो स्टॉक है, मतलब शुगर जो है वो बनकर बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी जनरल प्रोसेस रहती है एक शुगर फैक्ट्री में। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक शुगर फैक्ट्री में क्या किया जाएगा, पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होगा, ये जो शुगर केन है ये इस फर्म का रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स वो मटेरियल जो अभी रॉ फॉर्म में है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी बाकी है। ठीक है, तो इस फर्म के लिए जो रॉ होगा वो क्या होगा, वो होगा शुगर केन, जिसे कि डायरेक्टली फार्मर से परचेज किया जाएगा। तो इस फर्म के लिए जो रॉ मटेरियल कहलाएगा वो कहलाएगा ये शुगर केन। जो भी वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी वो कहलाएगा उसका रॉ मटेरियल, मतलब कि जो भी उसने पीछे से मटेरियल परचेज किया आगे उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। इस एग्जांपल में शुगर केन उस फर्म का रॉ मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट बात आती है वर्क इन प्रोग्रेस। नाम से पता चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, दैट मीन्स वर्क अभी
प्रोग्रेस में है। दैट मीन्स कि अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है पर अभी वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आधा काम हमने कर लिया है और आधा काम करना अभी बाकी है। आधी ऑपरेशंस परफॉर्म कर ली गई हैं और आधी ऑपरेशंस अभी परफॉर्म करनी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुगर केन परचेज कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्रश भी कर लिया उसको और उसके बाद आपने उसमें से जूस भी निकाल लिया। टोटल 4 स्टेप्स बाकी थे अभी करने के लिए। अगर फिनिश स्टॉक तक पहुंचना है तो भी 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सपोज कीजिए पहले 2 स्टेप्स, दैट मीन्स ये दोनों स्टेप्स आपने परफॉर्म कर लिए। तो जब ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे तो गुड्स जो रह जाएंगी, सपोज कीजिए साल के स्टार्ट में 1 अप्रैल 2020 को आपने शुगर केन परचेज किया तो आप उसे रॉ मटेरियल बोलोगे। उसके बाद क्या हुआ, साल का एंड हो गया पर आपके पास आधी गुड्स ऐसी हैं जो फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट होगी, उनके पास चारों स्टेप उन पे परफॉर्म हो गए हैं, और कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पर अभी सिर्फ 2 स्टेप ही परफॉर्म किए गए हैं और 2 स्टेप अभी परफॉर्म करने बाकी हैं। तो वो गुड्स जिन पर सिर्फ अभी 2 स्टेप परफॉर्म किए गए हैं उन्हें हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर अभी आगे के 2 स्टेप्स भी परफॉर्म करने बाकी हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये गुड्स कोई क्वांटिटी नहीं लिखनी होती है। ये जब मैंने अकाउंटिंग के लेक्चर्स आपके स्टार्ट किए तभी बता दिया था कि हमें जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है। किस टर्म में? मनी की टर्म में। तो यहाँ पर भी शुगर केन मान लो आपने 1000 परचेज किए हैं, 1000 क्वांटिटी नहीं एंटर करनी है बुक्स में। बुक्स में एंट्री किसकी होगी? अगर 1000 शुगर केन परचेज किए हैं तो वो 1000 कितने के आए हैं? मान लीजिए 100 का एक है, ये इसका प्राइस है, तो 1000 मल्टीप्लाई 100 जो वैल्यू होगी 1 लाख, ये बुक्स में एंटर की जाएगी। ₹1 लाख रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग बुक्स में एंट्री की जाएगी। ठीक है, 1000 की नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान में रखनी है। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि सपोज कीजिए 4 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं रॉ मटेरियल पर फिनिश स्टॉक तक पहुंचने के लिए। तो जिन स्टॉक पर जिस शुगर केन पर 2 स्टेप आपने प्रोसेस कर लिए हैं, 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए हैं और 2 रहते हैं, मतलब आधे स्टेप आपने परफॉर्म कर लिए हैं, एक भी किया है और 3 रहते हैं, 3 किए हैं, एक रहते हैं, उन सभी गुड्स को हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जिन भी गुड्स पर सारे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं बट कुछ हो गए हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी आपकी रॉ मटेरियल की वैल्यू होती है, जैसे कि 1 लाख थी, तो 1 लाख प्लस जो भी आपके एक्सपेंस हुए हैं। एक्सपेंस कैसे? जब आपने क्रश किया है उसको, शुगर केन को जब क्रश किया है, किसी मशीन के थ्रू किया होगा या मैनुअली भी किया है लेबर के थ्रू, तो लेबर को कुछ वेजेस पे की होंगी। अगर मशीन के थ्रू किया है तो मशीन की जो कॉस्ट आती है, जो उसने पावर कंज्यूम की होगी, वो एक्सपेंस हुआ होगा। तो उस तरह के एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम क्या करते हैं? इसमें ऐड करेंगे और फिर जो टोटल वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कंसेप्ट रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ गया फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक तो गाइज वो है जिसके ऊपर सारे स्टेप्स परफॉर्म कर दिए गए हैं और इन द एंड जब शुगर बनकर आ जाएगी तो शुगर को हम क्या बोलेंगे? शुगर को हम बोलेंगे कि वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक होगा। वो हमारा क्या होगा? वो हमारा फिनिश्ड स्टॉक होगा। तो ये होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, और अगर ये तीनों की तीनों टाइप अगर एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फर्म के पास है तो उन्हें बोल देंगे ओपनिंग, और अगर जितनी इनकी वैल्यू एट द एंड होगी उसे बोल देंगे क्लोजिंग। ठीक है, जितनी वैल्यू इन द बिगिनिंग होगी उसे ओपनिंग, और जो वैल्यू एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होगी इन तीनों टाइप्स में उसे बोलेंगे उस फर्म का क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। मैंने स्टॉक कंसेप्ट को और उसके टाइप्स को बहुत ही डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में कंसेप्ट्स को क्लियर करना, जब हम एक्चुअल में एंट्रीज पास करेंगे, वो सब समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा गाइस। आई होप सो आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर गाइस आपने अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स ज़रूर करना आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।